हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम करेंगे लेक्चर 5 पार्ट 5 करेंगे सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट 1 एंड 11th क्लास। ठीक है, जो पार्ट 4 में जो मैंने बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे निकालते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं किसी इक्वेशंस को, सिग्निफिकेशंस के बारे में बताया था। ठीक है, और भी जो मेरे पार्ट बचे हैं, जो 4th पार्ट मैं बना चुका हूँ, प्लीज़ उसे जाकर देखो आप। ठीक है, और सारी बात मैंने बेसिक चीज़ से बता रखी हैं आपको, तो आपको बेखूबी आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये कैसे बनता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कैसे अट्रैक्ट करता है किसी केमिकल कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, एनीथिंग, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, इसका आप मतलब समझो कि केमिकल कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है। जब कभी कोई भी एलिमेंट कॉम्बिनेशन होकर कोई भी कंपाउंड बनाता हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे केमिकल कॉम्बिनेशंस। मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो चाहे वॉल्यूम में कॉम्बिनेशंस होके बनाए, चाहे वो रेशो में आके कॉम्बिनेशन होके कंपाउंड बनाए, उसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हम 5 टाइप के लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 उसको हम फॉलो करते जाएंगे। यहाँ जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये किसने बनाया था बच्चों? ये बनाया था इसने, एंटोइन लवोसियस ने। ओके, तो इसमें ये लॉ क्या बताता है मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। आपको एक एग्जांपल की थ्रू समझाता हूँ बच्चों। मैंने ले लिया कोई ए रिएक्शंस, ठीक है, वो कंबाइन होके बी के साथ क्या बनाता है, सी। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूँ कि जो ए के पास है 10 ग्राम, ठीक है, और बी के पास भी है 10 ग्राम, तो बच्चों ये कंबाइन होकर जो ग्राम देंगे वो देंगे 20 ग्राम। ओके, मतलब क्या होगा कि ए बी है प्लस बी भी है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने, सी बनाया है। ठीक है, इसके जो ग्राम है वो 20 ग्राम हो गए हैं। कंजर्वेशंस ए प्लस कंजर्वेशंस ऑफ बी, जो हमारा कंबाइन बना के इन्होंने सी जो प्रोडक्ट दिया है, इसके अंदर बच्चों मास बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। ओनली इसके अंदर क्या इंक्लूड है, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जब इसी में एक हम एटॉमिक बेस पे एग्जांपल करेंगे, इन्होंने क्या बताया था एटॉमिक बेस पे, मैं आपको बताता हूँ। कोई है रिएक्शंस H2 और Cl2, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाया इन्हें, 2HCl। मतलब हाइड्रोजन के भी 2 हैं और क्लोरीन के भी 2 हैं, तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के भी 2 हैं, ठीक है, और क्लोरीन के भी 2 हैं। ओके, तो इसके अंदर भी कोई भी लो, मतलब कोई भी मास इंक्लूड नहीं है, सभी में आइटम ही इंक्लूड है। ठीक है, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास जो है, जो एंटोइन है ना, उसने क्या इक्वेशंस बनाई है, इसको समझाने के लिए मैं आपको अब बताऊंगा। एंटोइन ने जो इक्वेशंस दी थी, मतलब समझाने के लिए, वो क्या थी बच्चों, मैटर कैन बी नेवर, ठीक है, बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, जो यहाँ मैटर है वो ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको तोड़ा जा सकता है। एक्चुअली जो यहाँ मैटर है ना, मैटर आपको पता है क्या है, मास और वॉल्यूम है। ठीक है, आइटम या वॉल्यूम है। मैटर की जगह आप मास भी लिख सकते हो कि मास कैन बी नेवर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ठीक है, जब आप केमिकल रिएक्शंस करोगे तो वहाँ जो एंटोइन ने बताया है कि उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके जो मैटर होगा उसमें भला ही चेंज आ जाएगा, बट उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 क्लोरीन है, तो 2 ही उसके हाइड्रोजन होंगे, 2 ही उसके क्लोरीन होंगे। इसमें क्या बताया है कि मतलब जितने आप
आइटम रिएक्टेंट की साइड लोगे उतने ही आपको आइटम प्रोडक्ट के साइड मिलेंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का जो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है बच्चों, आया समझ में। इन लॉ है हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, ठीक है। आगे ये किसने लिखा था, ये लिखा था जोसेफ एल प्रोड्यूस ने। ये एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और ये एक चीज़ पे वर्क कर रहे थे, कॉपर कार्बोनेट के ऊपर। ये साइंटिस्ट एक वर्क कर रहे थे कॉपर कार्बोनेट पे। जब इन्होंने नेचुरल में आए, ये मतलब अर्थ क्रस्ट से निकल के ये नेचुरल में आए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जब ये नेचुरल की तरफ आए तो बच्चों इन्होंने कॉपर कितना % मिला, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने % मिला और कार्बन कितना % मिला। तो बच्चों इन्होंने एक्चुअली लगभग कॉपर तो इन्होंने मिला है 51.7%, ठीक है, और ऑक्सीजन इन्होंने मिला है 9.3%। ओके, जब इनका टोटल करोगे तो लगभग 39% इन्होंने कार्बन मिला है, ठीक है। जो कॉपर है बच्चों, जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऑक्सीजन्स को या कार्बन को या कॉपर को % में निकाल दिया, ठीक है। तो इन्होंने कार्बन कितना मिला, 39% मिला, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से निकल के जो कॉपर की नेचुरल की तरफ आए तो कॉपर इन्होंने इतना मिला, कार्बन इन्होंने इतना मिला और ऑक्सीजन इनको इतना मिला, ठीक है। आगे जब ये साइंटिस्ट, ठीक है, लैबोरेटरी में गए, ठीक है, तो उन्होंने जब ये वर्क काम किया लैब के अंदर तो भी इन्होंने कितने % कॉपर मिला, ऑक्सीजन मिला, कार्बन मिला, तो हम उसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल। जब इन्होंने लैब के अंदर एक तो तरफ गया ये नेचुरल बनाया, ठीक है, और एक इन्होंने बनाया आर्टिफिशियल। जो इसका कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन है वो भी इतने ही % आया, सेम आया, ठीक है, इसके मास में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। एक्चुअली बच्चों जब इन्होंने क्या किया, जब कॉपर हो और कार्बोनेट है, उन्होंने क्या किया, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उन्होंने 1:3 का जो इनका प्रोडक्ट है वो हमेशा यही आया, ठीक है। चाहे उन्होंने नेचुरल में किया हो चाहे उन्होंने आर्टिफिशियल करके किया हुआ, ठीक है। तो एक्चुअली ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस और फिक्स क्या कहता है बच्चों, इन्होंने क्या बताया बच्चों, एक कंपाउंड always contain element in a fixed ratio by weight। वेट कह लो या मास कह लो, कि जो भी हमारा कंपाउंड है वो हमेशा ऑलवेज उनका जो एलिमेंट है वो फिक्स रहेगा रेशो में और उसके वेट में, ठीक है। उन्होंने एक और बात कही थी, रेसिप्रोसिटी ऑफ दी सोर्स, मतलब ये क्या कहता है कि इसके जो कंपाउंड में है ना, उसके कंपाउंड के सोर्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। चाहे आप पानी ले लो, पानी मतलब बोरिंग का ले लो, समुंदर का ले लो, बारिश का ले लो, ठीक है, या मीठा पानी ले लो, मतलब उस पानी में कोई चेंज नहीं आएगा उस कंपाउंड में। जो हमारा H2O है, जो उस O है हमारा ऑक्सीजन, वो 16 ग्राम पे फिक्स रहता है और जो हमारा H2 है वो O2 ग्राम पे फिक्स रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। ये था हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस और फिक्स, ठीक है, समझ में आया। थर्ड हमारा लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शंस क्या होती है, ठीक है। ये किसने लिखा था बच्चों, ये लिखा था डेल्टन ने 1803 के अंदर, ठीक है। एक्चुअली ये लॉ क्या कहता है कि देन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फ्रॉम मोर देन 1 कंपाउंड, जब कोई 2 या 2 से अधिक
एलिमेंट कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाता है, वहाँ एक कंपाउंड नहीं बनाता, वहाँ मोर देन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अनोदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन ए सिंपल रेशो। जो ऊपर दो वाली जो स्टेटमेंट लिखी है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मैंने यहाँ ले लिया हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो कंबाइन होकर क्या बनाया इन्होंने, वन कंपाउंड मतलब वाटर बनाया है, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट। एंड सेकंड में क्या है बच्चों, अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए हमारा H2 और O2, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इन्होंने मतलब क्या है कि दो एलिमेंट लेकर, ठीक है, एक कंपाउंड बनाया, ठीक है। एक कंपाउंड तो बना लिया, मतलब अनोदर कंपाउंड भी बना लिया, मतलब मोर देन वन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेन हो गया दोनों का, ठीक है। आगे क्या है कि देन द मास ऑफ वन एलिमेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फिक्स्ड मास, मतलब इन दोनों में से एक का मास तो वेरिएबल होगा और जो दूसरा का जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जो इनका रेशो होता है वो ऑलवेज हमेशा सिंपल रहता है। नेक्स्ट हम बात समझेंगे कि देन द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अनोदर एलिमेंट इज द ऑलवेज इज ए सिंपल रेशो। एक्चुअली यहाँ बच्चों जब अगर हम वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर जब वाटर बनाते हैं तो कितने ग्राम बनाने चाहिए, हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम, ठीक है, लेना है हमें, और जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम है, तब जाके हमारा क्या बनेगा 18 ग्राम पे हमारा वाटर बनेगा, ठीक है। वैसे ही हमें जब हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है तो यहाँ तो हमारा 2 ग्राम रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन, बट जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ हमें 32 ग्राम चाहिए, किसको बनाने के लिए, H2O2 के बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा H2O2 बनेगा 34 ग्राम रेशो पर। तो आपको समझ में आया कि द मास ऑफ वन एलिमेंट एंड देन कंबाइन होकर अनोदर मास ऑलवेज ए सिंपल रेशो, मतलब यहाँ हाइड्रोजन का जो मास है वो है सेम H2 है, बट जहाँ ऑक्सीजन का जो ग्राम है वो है डिफरेंट, मतलब वेरिएबल है दोनों आपस में, यहाँ है 16 और यहाँ है 32, मतलब डिफरेंट है, वेरिएबल है। तो एक्चुअली डिफरेंट है, वेरिएबल है, तो ये क्या बनाएगा, दिस इज़ ए सिंपल रेशो। एंड आप कहोगे कि सिंपल रेशो क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल रेशो एक्चुअली होते हैं हमारे जैसे 1:2 हो गया, ठीक है, 2:1 हो गया, ठीक है, या 1:3 हो गया, ठीक है। एक्चुअली दे आर द सिंपल रेशो। अब देखो इसमें सिंपल रेशो कहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन है वो है 16 ग्राम पर, ठीक है, ओके, और यहाँ दूसरे में जो ऑक्सीजन है वहाँ है 30 ग्राम पे। तो इनका रेशो क्या हो गया बच्चों, इनका रेशो हो गया 1:2। ओके, समझ में आया, दिस इज ए सिंपल रेशो। ओके, ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपरेशन। बच्चों देन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन, मतलब 2 एलिमेंट कंबाइन होकर कोई एक कंपाउंड बनाता है, एक कंपाउंड नहीं, मतलब मोर देन कंपाउंड बनाता है, एक से ज़्यादा, ठीक है। जो भी इसका मास है वो 1 एलिमेंट कंबाइन होकर फिक्स जो मास होता है, मतलब एक का फिक्स होता है और एक का वेरिएबल होता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे हम सिंपल रेशो, ठीक है। मतलब जो भी हमारा ये वाटर का जो मास है, पेरोक्सोडाइड का जो मास है, ये क्या है सिंपल रेशो में इसको कन्वर्ट किया गया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ओके। तो इसका हमें कार्बन कितना चाहिए, 12 चाहिए, और ऑक्सीजन हमारा 32, तब जाके ये बनेगा हमारा 44 ग्राम। एक्चुअली एक और बात है हमारा कि जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, ओके। तो इसमें कितने ग्राम चाहिए कार्बन,
इसमें ग्राम चाहिए 12 और ऑक्सीजन हमारे 16 चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए 28। तो यहाँ भी बच्चों क्या हो रहा है 1:2 सिंपल रेशो पुटअप हो रहा है। ठीक है, यहाँ कार्बन 12 है और यहाँ ऑक्सीजन है 16 और यहाँ है 32। तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है और तब जाके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। ठीक है, यहाँ रेशो सिंपल रेशो पुटअप हो रहा है। ठीक है, 16 और 32 तो 1:1:2। ओके, ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपरेशन, आप इसको नोट कर सकते हो। है हमारा लॉ बच्चों गे-लुसाक लॉ। ये इसने क्या बताया था इस लॉ के अंदर कि मतलब जब दो कोई गैस कंबाइन होकर टू फॉर्म एक कंपाउंड बनाता है, उनका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो हमेशा सिंपल रेशो में होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा इसको, आप देखना। इन्होंने क्या बताया बच्चों, जब कोई दो गैस मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है, जहां मैंने यहाँ ले लिया हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब ये दो गैस कंबाइन होकर क्या बनाता है वाटर बनाता है। ठीक है, जब मैं अगर कह दूं कि जब वाटर बनाने के लिए जब हाइड्रोजन को 100 ml चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन को 50 ml चाहिए, तब जाके हमारा बनेगा वाटर 100 ml। ठीक है, अब मैं कह दूं कि जो भी हमारे दो गैसेस मिलकर कंबाइन होकर कोई एक कंपाउंड बनाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशो में होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है बच्चों वो है हमारा 2:1 के इक्वल। ठीक है, जो हमारी जो गैसेस है ना वो हमेशा उनकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो एक सिंपल रेशो में होनी चाहिए। लुसाक जो लॉ था एक्चुअली, देन टू गैसेस कंबाइन टू फ्रॉम वन कंपाउंड देन देयर वॉल्यूम आर ऑलवेज इन ए सिंपल रेशो। ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो हमेशा सिंपल रेशो में ही आएगा, कोई भी ऊट पटांग रेशो में नहीं आएगा। जैसे 3:11 हो गया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन तो ले लिया 1000 ml, ठीक है, और ऑक्सीजन की जो ml होगी वो 5000 ले ली। मतलब ये कभी नहीं होगा ऊट पटांग रेशो में, हमेशा एक जो उनका वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिंपल रेशो में ही पुटअप होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है बच्चों, जो इसमें एक स्पेशल टाइप आता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशंस। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, इसके बारे में। उसमें जो था वो ऑलवेज जो उसका वेट है, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहता है। और जो इसमें है हमारा ऊपर वाले जो लॉ में गे-लुसाक जो लॉ है वो हमेशा गैस और वॉल्यूम में ही फिक्स रहता है। जो इसका भी रेशो में पुटअप की है वैल्यू, और इसकी जो मैंने लिया था ना यहाँ कॉपर ऐसे, तो इसका रेशो 1:3 में आया था। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली जो दोनों जो लॉज हैं ये एक्चुअली सेम है बच्चों। यहाँ इसने गैस ले लिया और वहाँ उसने एलिमेंट्स वगैरह ले लिया। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों जो लॉज हैं वो दोनों सेम है। यहाँ तक बच्चों आपको कोई दिक्कत या आपको कोई समझ नहीं आया? ठीक है, एक्चुअली आपको समझ में आ गया, मैंने बहुत प्यार से समझाया है आपको सिंपल ट्रिक से। इसमें एक और टर्म आता है बच्चों, आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलरी, ठीक है, कंडीशंस। सिमिलरी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल पर। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि 1 हाइड्रोजन वॉल्यूम कंबाइन होकर प्लस में एक और 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइन होकर प्लस में 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमें क्या मिलता है, 2 वॉल्यूम वाटर मिलता है। ठीक है, एक्चुअली बच्चों इसका जो हाइड्रोजन है वो भी सेम है, ठीक है, ऑक्सीजन भी सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसके मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। देन एक्चुअली एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि 100 ml पर कोई गैस ले ली मैंने, ठीक है, वो
1,00,000 उसके पार्टिकल होंगे। ठीक है, मैंने मान लिया कि 100 ml पर मैंने कोई गैस ले ली, उसके जो पार्टिकल होंगे वो 1,00,000 पार्टिकल होंगे। ठीक है, और यहाँ भी जो 1 वॉल्यूम पर हाइड्रोजन है इसके पार्टिकल भी कितने होंगे, 1,00,000 होंगे। ठीक है, इसके पार्टिकल भी कितने होंगे, 1,00,000 होंगे। ठीक है, और इसके जो ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं एक्चुअली वो भी 1,00,000 होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन होकर तो क्या बनाएंगे, इसके अगर इसमें 1,00,000 है तो यहाँ 2 वॉल्यूम जो वाटर हैं तो इसके कंबाइन होकर क्या मिलेंगे, 2,00,000 मिलेंगे पार्टिकल। ओके, एक्चुअली बच्चों ये कहना क्या चाहता है कि जितने आपने गैसेस लिए हैं, ठीक है, तो उतने ही आपको इक्वल मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम लेंगे, इक्वल गैस लेंगे। ठीक है, और इक्वल ही आपको क्या मिलेंगे, वॉल्यूम लेंगे। चाहे आप हाइड्रोजन गैस ले लो, चाहे आप ऑक्सीजन गैस ले लो, चाहे आप नाइट्रोजन ले लो गैस, चाहे आप कोई सी गैस ले लो, उसके जो जब हम 100 ml पर जो लेंगे गैस वो हमेशा 1,00,000 के इक्वल होगा। ठीक है, किस में इक्वल होगा, 1,00,000 के इक्वल होगा कोई भी उसके पार्टिकल्स। ठीक है, कोई भी आप गैस ले लो, कोई भी उसके जो वॉल्यूम ले लो, एलिमेंट ले लो, ठीक है, वो इक्वल ही वो मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ए कॉल्ड एवोगैड्रा लॉ। आपको समझ में ये लॉज बच्चों ख़त्म होते हैं अब। ठीक है, मैंने 5 के 5 लॉज करा दिए हैं आपको। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। लेक्चर अब इतना ही। अब नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो डेल्टन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होते हैं, वो सारी चीज़ हम उस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए ही बच्चों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत आप, वो तो करना ज़रूरी है। तो गाइज़, थैंक यू।